प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI the banker to every Indian truly. Agarwal Packers and Movers Limited. Men with the cap. 9-300 300 300. पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। शून्य, योर जीरो ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट पार्टनर। और पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। चौतरफा खरीदारी से दौड़ा बाजार। निफ्टी 206 अंकों की उछाल के साथ 26,172 पर बंद। सेंसेक्स ने भी लगाई 638 अंकों की छलांग। IT मेटल और PSU शेयरों में रही सबसे ज्यादा तेजी। निफ्टी बैंक 235 अंक चढ़कर 59,403 पर हुआ बंद। ICICI, कैनरा, इंडसन और IDFC फर्स्ट बैंक से मिला सपोर्ट। सोने चांदी ने फिर बनाया रिकॉर्ड। MCX पर सोना पहली बार 1,36,000 के पार, तो सिल्वर ने 2,14,500 का बनाया हाई। इस साल चांदी ने 140% का जोरदार रिटर्न दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बनी सहमति। भारत के एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगी अब कोई ड्यूटी। 2026 के मध्य में दोनों देश FTA पर करेंगे साइन। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी के IPO को अच्छा रिस्पांस। पहले दिन ही 1.5 गुना भरा IPO। प्राइस बैंड 108 से 114 रुपए। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन होगा, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी होंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। अगर शेयर से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा दूसरा नंबर 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @ZEE Business Online और X पर @ZEE Business पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हैशटैग बाजार आज और कल लिखना मत भूलिएगा। और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए ZEE Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी भी इस वक्त मौजूद हैं। सेठी सर, गुड इवनिंग। आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आज के बाजार का कैसा रहा हाल। तो निफ्टी आज 206 अंकों की तेजी इसमें रही और 26,172 पर। सेंसेक्स 638 अंकों की तेजी के साथ 85,567 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 235 अंक की तेजी के साथ 59,302 पर आज बंद हुआ है। यानी कि आज बाजार में रही चौतरफा तेजी। और अब रुक करेंगे बाजार पर एडजस्ट टेक का। ZEE Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का कैसा रहा हाल। हफ्ते के पहले दिन और लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखी दमदार तेजी भी ऐसी कि बस आप दंग रह जाएंगे। जबरदस्त सेक्शन रहा। 26,000 के ऊपर खुले हम निफ्टी पर, उसके बाद एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन की ऊंचाइयों के करीब 26,175 के पास जाकर निफ्टी बंद होता दिखा और मजबूती रही करीबन 200 पॉइंट की। लगभग 250 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में रही। 59,300 के आसपास आज क्लोजिंग मिली और सेंसेक्स 650 अंकों से ज़्यादा मजबूत रहा। और तीनों ही इंडेक्स लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ रहे, लेकिन इनसे कहीं बेहतर, इनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। मिड कैप शेयरों में 0.5% से ज़्यादा की तेजी, तो स्मॉल कैप शेयर 1% से ज़्यादा बढ़कर बंद हुए और लगातार तीसरे दिन इन दोनों इंडेक्स में तेजी हुई। और सारे के सारे इंडेक्स आज हायर हाई हायर लो बनाते हुए दिखे, यानी कि एक और तकनीकी भाषा में मजबूती का संकेत। एक और अच्छी बात ये कि आज बाजार में चौतरफा खरीदारी थी। सारे सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में और दिग्गज भी और लार्ज कैप भी सब के सब एक साथ दौड़ लगाते नजर आए। तो फिर आप सोच रहे हो कि हफ्ते के पहले दिन ऐसा हो क्या गया जिसकी वजह से तेजी हो रही है। तो इस तेजी को बाजार में लाने का सबसे बड़ा काम किया है FIs ने, जो लगातार अब तक भारतीय बाजारों पर बेरिश हैं, शॉर्ट बनाकर बैठे हुए हैं। लगभग 90-92% के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स में, कैश में बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार के सेशन में लगातार तीसरा दिन ऐसा था FIs की तरफ से जब कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े आते दिखे। इससे पहले 2 महीने पहले 21 अक्टूबर को ऐसा हुआ था जब लगातार 3 दिन FIs ने कैश मार्केट में खरीदारी की। लेकिन सिर्फ कैश की खरीदारी नहीं, साथ ही इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर देखें तो FIs की तरफ से 6,700 करोड़ के आसपास की टोटल खरीदारी वाकई में हाल ही के दिनों की काफ़ी बड़ी खरीदारी थी। वहीं घरेलू फंड भी ऐसा नहीं कि बेचने के मूड में आ गए। जब FIs खरीदे 5700 करोड़ की उनकी खरीदारी लगातार 80वें दिन, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड। तो पैसे की ताकत बाजार में आपको जोश बढ़ती हुई दिखी है। इन सब के साथ साथ
इंडिया विक्स जो लाइफ टाइम लो के आसपास पहुंच चुका था, 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया विक्स 9.5 के आसपास पहुंचा है। और जाहिर सी बात है कि जब विक्स इतना नीचे हो तो वोलेटिलिटी बढ़ने के और तेज़ी लौटने के संकेत मिलते हैं, और वो तुरंत आपके सामने आ ही गए। इसके अलावा अमेरिकी बाजार लगातार 2 दिन से मजबूत हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स आज अच्छे मजबूती के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट ग्लोबल से भी आ गया। हालांकि रुपया आज थोड़ा कमज़ोर भले ही हुआ, लेकिन निचले स्तर से रुपए में भी करीबन जो 180 पैसे की रिकवरी बनी है, आज भले 30 पैसे उसमें से चले गए, लेकिन वो भी थोड़ा सा सेंटीमेंट ठीक करने वाला था। तो ढेर सारे फैक्टर्स एक साथ हफ्ते के पहले दिन मजबूती के बनते दिखे, और उसी के दम पर भारतीय बाजार ने आज बड़े दिनों बाद बढ़िया वाली ताकत दिखाई है। बिल्कुल, और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 457 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं इंडियाआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4058 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और हम रुक करते हैं हमारे खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सेठी सर, आज वही मंडे था जिसका इंतजार हमेशा रहता है। अमूमन फ्राइडेज ऐसे होते हैं, इस बार मंडे इतना अच्छा था। आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आज इतना ज्यादा सपोर्ट किया बाजार को? बिल्कुल स्मिता, आज तो बेहतरीन बाजार थे, चौतरफा तेजी देखने को मिली। फ्राइडे की जो तेजी थी उसको कंटिन्यू किया और बहुत ही शानदार तेजी थी। और खास करके अच्छा लगता है जब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो ब्रॉडर मार्केट है, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं, वहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तो उससे मूड माहौल अच्छा सुधरता है। पर इसका जो मुख्य कारण, एक तो ग्लोबल स्ट्रेंथ है, वो तो खैर कई दिनों से चल रही है, हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट आज भी ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया। फिर रुपए में जो गिरावट आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो थमी। और जैसे अभी अनिल जी भी बता रहे थे, पिछले 3 दिनों में एफआईआईज ने कई दिनों के बाद ऐसा हुआ कि 3 दिन कंसेक्यूटिव उनकी बाइंग हुई है, तो वो भी एक फैक्टर था। और मेरा ये भी मानना है कि ईयर एंड कंसिडरेशंस भी रहते हैं। जब एफआईआईज नदारद होते हैं बाजार से, तो जो डोमेस्टिक फंड्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एआईएफ्स, पीएमएस, तो ये भी थोड़ा एनएवी प्रॉपिंग के लिए सबके पास मिड कैप स्मॉल कैप भर भर के पड़े हैं, तो वो भी एक मुझे लगता है एक कारण होना चाहिए। और बाकी फंडामेंटल्स देखें तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस काफी आकर्षक हो गए हैं, चीजें अच्छी दिख रही है। आरबीआई ने रेट कट कर दी, जीएसटी में कटौती हो गई, तो बाकी इन सब चीजों को देखते हुए और जो हमारे जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स भी अच्छे नंबर्स आए, तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल वी आर हेडेड फॉर गुड टाइम्स। मुझे लगता है निफ्टी में तो तेजी है ही, बट मिड कैप स्मॉल कैप्स में आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है अच्छी एक शानदार तेजी दिखनी चाहिए। तो जिनके पास अच्छी क्वालिटी के मिड कैप्स है, उनको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए एग्जिट करने की, लॉस बुक करने की, या थोड़ा प्रॉफिट है तो जल्दी नहीं निकले, होल्ड करें। मुझे लगता है यहाँ से वी शुड सी अ गुड रैली, और ऐसे भी इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड बजट आई थिंक द मार्केट शुड डू वेल अंटिल द बजट। ओके, और इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए अब निवेश की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपसे समझते हैं। सबसे पहले सर, पोजिशनल ट्रेड के लिए बताइए, किसी को कहां पर बाजार में नजर रखनी चाहिए कल के बाजार में? बिल्कुल स्मिता, मैं पोजिशनल पिक के तौर पे एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाया हूँ। स्नाइडर इंफ्रा में खरीदारी करने की सलाह है। आज 742 के आसपास बंद हुआ है। मेरे इसमें पोजिशनल टारगेट है 850 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 690 रुपए का। ये कंपनी स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, ये सब के लिए जानी जाती है। बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। कई सारे बीईएल, सीमेंस, आपके अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा प्रोजेक्ट, इन सबको कैटर करती है। अच्छी खासी इनकी ऑर्डर बुक है। और इन्होंने एक डेटा सेंटर को कैटर करने के लिए, एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्केलेबल इलेक्ट्रिकल बॉक्स भी लॉन्च करे हैं। तो जिस तरह से डेटा सेंटर में एक सेक्टर में एक ग्रोथ देखी जा रही है, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। इनकी एक फैक्ट्री कलकत्ता में भी शुरू होने जा रही है नेक्स्ट ईयर। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल एक फंडामेंटली मजबूत स्टॉक, अपने हाइट से करेक्टेड, और ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह है स्नाइडर इंफ्रा में फॉर अ टारगेट ऑफ 850, स्टॉप लॉस ऑफ 690। ओके, तो 690 का स्टॉप लॉस और 850 के टारगेट के साथ आप स्नाइडर इंफ्रा को पोजिशनल ट्रेड के लिए आप पिक कर सकते हैं। ये सलाह है विकास सेठी सर की आपके लिए। अब सर, लॉन्ग टर्म में अगर किसी को कल कुछ खरीदारी करनी हो, तो आपके लिए कौन से पिक का रिकमेंडेशन रहेगा? अगेन एक मिड कैप आइडिया है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक को कई बार रिकमेंड किया हुआ है, आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग, ISGEC हेवी इंजीनियरिंग। ये आज 833 पे बंद हुआ है। मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है 1100 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 700 रुपए का। ये कंपनी भी एक हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो EPC बिजनेस में है, जैसे टर्न की प्रोजेक्ट्स लेती है,
फॉर सेटिंग अप बॉयलर्स, पावर प्लांट्स, शुगर प्लांट्स वगैरह। फिर इनके पास शुगर और एथेनॉल का भी एक अच्छा खासा कारोबार है, जहाँ पे इनकी एक सब्सिडियरी है सरस्वती शुगर मिल्स नोएडा में। तो वहाँ पे 10,000 TCD की इनकी शुगर की कैपेसिटी है, एथेनॉल की अच्छी कैपेसिटी है। बाकी इनका जो इंजीनियरिंग कारोबार है अच्छा कर रहा है, क्लाइंटल बहुत ही अच्छा है। ABB इंडिया, रिलायंस, तोशिबा, टोयोटा, BHEL सबको कैटर करती है। एक अच्छी खासी 8,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, और कई सारे ग्लोबल जो लीडर्स है इस फील्ड में, उनके साथ इनका टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप भी है। फंडामेंटल्स मजबूत है, मुझे लगता है इस स्टॉक में भी। और FISDS भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, उनका भी इंटरेस्ट है, 15-16% हिस्सेदारी रखते हैं। ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्टेड है, यहाँ पे खरीदारी करने का मौका है। और मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है 1100 रुपए के, स्टॉप लॉस है 700 रुपए का। ओके, तो ये आपके लिए ISGEC इंजीनियरिंग में आप खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जहां 1 साल तक का टारगेट आपको लेकर चलना होगा। आप ये तो रहे दोनों रिकमेंडेशन विकास सर की तरफ से। अब रुक करते हैं कुछ कॉलर्स का भी जो हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। पहले कॉलर राम इस वक्त हमारे साथ जामनगर से हैं। राम, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते सेठी सर, मैं जामनगर गुजरात से बोल रहा हूँ जी। मेरे पास विक्रांत इंजीनियरिंग के 300 शेयर है और थेमिस मेडिकेयर के 300 शेयर है। विक्रांत 91 की एवरेज प्राइस पे है और थेमिस मेडिकेयर की 103 रुपए की एवरेज प्राइस है, और मेरा होराइजन 1 साल तक है। क्या इसे मैं और ऐड कर सकता हूँ इसमें? ओके, पहले विक्रांत इंजीनियरिंग पे जान लेते हैं सर, क्योंकि विक्रांत इंजीनियरिंग की खरीद इनकी 91 रुपए की है। उस हिसाब से इन्हें क्या करना चाहिए अभी? देखिए, एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, हाल ही का IPO है, और स्टॉक पे मैं बुलिश रहा हूँ। इनका IPO आया था 97 के प्राइस पे, अब वहां से नीचे आ गया स्टॉक। हालांकि लिस्टिंग के बाद 118-120 तक के लेवल्स गए थे, और इन्होंने अभी गिरावट में लिया होगा 91 के लेवल्स पे, अच्छे लेवल्स पे लिया है, वहां से थोड़ी बहुत गिरावट है। बट जो बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में कार्नेज चल रहा है, उस हिसाब से ये स्टॉक भी पिटा है। बट आई एम श्योर दिस स्टॉक वुड कम बैक। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, पावर सेक्टर को भी कैटर करती है, मुझे लगता है फंडामेंटल्स मजबूत है। IPO प्राइस के नीचे एक अच्छा स्टॉक है जिसमें इन्होंने एंट्री करी है, तो होल्ड करने की सलाह है, और आने वाले दिनों में अच्छे अपसाइड देखे जा सकते हैं। इवन थेमिस मेडिकेयर में भी सिमिलर सी राय है, मुझे लगता है इन्होंने करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही लिया है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक बीटन डाउन है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए इसको। बिल्कुल, तो विक्रांत और थेमिस दोनों में फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह दी गई विकास सर की तरफ से। एक और कॉलर कमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। कमल, बताएं क्या सवाल है आपका। सेठी जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत फॉलो करता हूँ मैं आपको, काफी सारा पैसा कमाया भी और काफी सारा नुकसान भी हो रहा है अभी। बट अभी जो आपसे शेयर ले रहा हूँ वो आपका सजेस्टेड नहीं है, डेटामेटिक ग्लोबल है सर मेरे पास। ओके, कितने हैं आपके पास शेयर और किस नाम पे? 1019 की बाइंग है, 81 शेयर थे। 1019 की बाइंग है आपकी? जी जी, हालांकि इसमें भी काफी पैसा कमाया है मैंने, 600 कुछ का लिया था, फिर उसके बाद बेच लिया था, तो री एंट्री में फिर मैं फंस गया हूँ अब। ओके सर, अब क्या करना चाहिए इनको डेटामेटिक्स पे? हालांकि पहले ही प्रेशर डाल दिया इन्होंने कह के कि आपकी सलाह इन्होंने बहुत जगह मानी है, इस पे नहीं, डेटामेटिक्स पे नहीं। हाँ बिल्कुल कमल जी, पहले तो आपकी ब्लंट जो आपने ओपिनियन दिया उसके लिए धन्यवाद, हमको भी उसमें सुधरने का मौका मिलता है। बाकी कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे भी किए हैं, और बाकी बाजार में जिस तरह के हालात है, तो इट्स गिवन कि कई स्टॉक्स में नुकसान भी हो रहा होगा। बाकी डेटामेटिक्स कोइंसिडेंटली आज ही सुबह जो SPL सेगमेंट आता है जी बिजनेस पे 10 से 11 के बीच में, उसमें मैं था, और मैंने मेरी इस स्टॉक पे एक लॉन्ग टर्म राय दी है। 800 शायद 37-38 के लेवल पे था उस टाइम पे जब मैंने रिकमेंड किया, और आज ये वहां से अच्छा किया है। बट एक अच्छी क्वालिटी कंपनी है, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, कई सारे प्रोडक्ट्स इनके काफी पॉपुलर है, क्लाइंट लिस्ट अच्छी है। आज का अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो सुन सकते हैं पूरा वीडियो जिसमें मैंने डिटेल्स में बात करी है इसके बारे में। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये 1100-1200 के लेवल्स ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर इस स्टॉक में दिखने चाहिए, तो आप होल्ड करके रखें। और अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड है तो करंट लेवल्स पे, या अगर कोई गिरावट आती है बाजार में और स्टॉक थोड़ा और नीचे मिलता है, तो वहां पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, एवरेज करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है, लेकिन कोई अच्छा पुश अगर मिलता है इसे तो फिर आप एवरेज भी कर सकते हैं इस स्टॉक में। एक और कॉलर हमारे साथ सुभाष इस वक्त जुड़ चुके हैं राजस्थान से। सुभाष, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग सेठी सर को भी गुड इवनिंग। मेरा सवाल है TD पावर पे। एक्चुअल में TD पावर में जी सेठी सर के ही रिकमेंडेशन पे लिया, लेकिन उसका स्टॉप लॉस किन्हीं कारणवश मैं लगा नहीं पाया।
मैं कहीं जर्नी कर रहा था, अब वो 790 पे 4 शेयर है मेरे ये, और IDBI बैंक के 102 पे 120 शेयर हैं। मुझे TD पावर की टेंशन है, उसमें क्या करना चाहिए? ओके, तो TD पावर, उस पर इन्हें क्या करना चाहिए सर? अभी 743 अभी फिलहाल है और 790 की इनकी बाइंग है। नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, और अगर आप इस स्टॉक को मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने इसको 200 सवा 200 के लेवल से पिछले 2-3 साल से ही रेकमेंड कर रहा हूं, तो वहां से बहुत अच्छे अपसाइड दिए हैं। बाकी शॉर्ट टर्म पिक्स होती है तो वहां पे थोड़ा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए, और बाकी इन लेवल्स पे मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल आप होल्ड करें। आपने लिया है, वहां से थोड़े नुकसान में जरूर है, बट ओवर टाइम मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा करना चाहिए। तो ये एक क्वालिटी मिड कैप स्टॉक है जिसमें एक अच्छी तेजी की उम्मीद है, तो होल्ड करें। यहाँ से डेफिनेटली मुझे लगता है आपके भाव जल्दी आ जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। और IDBI बैंक भी अगेन मैं बुलिश रहा हूँ, मैंने हाल ही में रिकमेंड किया हुआ है, 85 लेवल के लेवल से ही रिकमेंड करते आ रहा हूँ। इसमें भी सरकार की जो मंशा है स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करने की, वहां पे भी अच्छे नाम आ रहे हैं। और बाकी जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में डील्स हुई है, चाहे वो यस बैंक है, RBL बैंक है, फेडरल बैंक है, फिर कल परसों श्रीराम फाइनेंस में भी एक बड़ा फंड आया है, मुझे लगता है IDBI बैंक में भी जल्दी ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और ये सब्सटेंशियल प्रीमियम पे होना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। तो होल्ड करने की सलाह है। या इन लेवल्स पे अगर किसी को खरीदारी भी करनी है तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बाय इनटू दिस स्टॉक फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स TD पावर और IDBI बैंक दोनों पर फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है सेठी सर की तरफ से। एक और कॉलर हमारे साथ नितिन इस वक्त जुड़ चुके हैं MP से। नितिन, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने आज ही नितिन, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मैडम मैंने लिए साउथ इंडियन बैंक, आज ही लिए हैं। ओके, शेयर है मैडम। साउथ इंडियन बैंक आपने किस भाव पे लिया है? अच्छा मैडम, अच्छा, आज ही लिया है। ओके सर, ओके, बिल्कुल नया आपने साउथ इंडियन बैंक अगर इन्होंने लिया है सर, तो क्या सलाह रहेगी इनको, कब तक होल्ड करना चाहिए इन्हें? देखिए, वैसे तो मैं बैंकिंग और NBFC सेक्टर पे बुलिश हूँ। जिस तरह से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, RBI ने जो रेट कटौती करी है, प्लस और भी जो लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए हाल ही में एक OMO का अनाउंस किया, मुझे लगता है पूरा बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। बट अगर चॉइस दी जाए तो दिस वुड नॉट बी द स्टॉक विच आई वुड स्टे इन्वेस्टेड इन। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगर इनको पब्लिक सेक्टर स्पेस में भी रहना है तो मुझे लगता है ये जो कैनरा बैंक है, PNB है, BOB है, या इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दे लुक मच बेटर। या मुझे लगता है उनमें आप इन्वेस्ट करके अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स मिलने चाहिए। बाकी इन्होंने साउथ इंडियन बैंक को भी ले रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सेक्टर पे बुलिश हूँ, बट कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स मुझे लगता है उन सब बैंकों को में देखने को मिलेंगे। तो एट एनी अपॉर्चुनिटी ही कैन स्विच टू दीज बैंक्स। बिल्कुल, तो इसी स्पेस की दूसरी जो कंपनीज है, कैनरा बैंक वगैरह, उसका सजेशन आपको दिया गया है विकास सर की तरफ से, जहां पर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी में स्विच कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ माधव इस वक्त जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। माधव, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सेठी साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सेठी साहब, मुझे ना मेडी असिस्ट इंडिया पे पूछना है आपसे राय लेनी। मैंने 550 पे लिए हुए 100 शेयर, इसका लॉन्ग टर्म व्यू पूछना है। और दूसरी चीज, एक स्विच करने के लिए सोच रहा हूँ LNT को केन्स से, KAYNES से, क्या करें कि LNT के साथ ही रहे? ओके, तो सर सबसे पहले तो मेडी असिस्ट पर इनको क्या करना चाहिए, इसकी सलाह दे दीजिए आप। देखिए, करंट लेवल्स पे तो मेडी असिस्ट को भी होल्ड करने की सलाह है। हालांकि स्टॉक में इनके प्राइस से भी गिरावट आई है, और गिरावट आई है जब से ये जो इंश्योरेंस सेक्टर पे थोड़ी सरकार ने कड़ाई करी है, जो कमीशन पास ऑन करते हैं, उसके बाद हमने देखा पॉलिसी बाजार में भी थोड़ा करेक्शन हुआ था, वैसे ही मेडी असिस्ट में भी हुआ। वहां पे तो फिर भी रिकवरी थोड़ी जल्दी हो गई, बट इसमें अभी थोड़ा समय लग रहा है। बट इन लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। इट्स अ गुड कंपनी, और इंश्योरेंस एज अ सेक्टर हाईली अंडर पेनिट्रेटेड लगता है। हालांकि थोड़ा कैप वैप किया है सरकार ने कमीशंस के ऊपर। ये लोग इंश्योरेंस बेचते हैं तो इनका जो रेवेन्यू है वो डिपेंडेंट है इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन के ऊपर। तो मुझे लगता है जिन लेवल्स पे ये यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। और दूसरा इन्होंने पूछा है LNT को केन्स से। बिल्कुल, LNT को ये पूछ रहे हैं कि क्या केन्स से उसको स्विच कर दे या LNT में ही बने रहें? LNT में इन्वेस्टेड है तो वो तो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है,
और उसमें इन्वेस्टेड रहने की सलाह है। बाकी कंपैरेटिवली अब इन लेवल्स से दोनों में जल्दी कौन ज्यादा रिटर्न्स देगा, वो एक दोनों दे आर डिफरेंट कैट्स ऑल टुगेदर। मतलब एक इसमें थोड़ा सेफ्टी के साथ साथ सिक्योरिटी भी है, एलएनटी में ज्यादा वोलेटाइल नहीं है और मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। केन्स में थोड़ी उतार चढ़ाव ज्यादा है, वोलेटाइल स्टॉक है। तो अगर आप वोलेटिलिटी संभाल सकते हो तो केन्स में थोड़ा स्विच कर सकते हो, बट एलएनटी इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड ऑन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है। मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड आपको 15-20% के डिसेंट रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डेफिनेटली मिलते रहेंगे इसमें। बिल्कुल, तो यानी कि दोनों ही स्टॉक्स जो इस वक्त इनके पास है, मेडिया असिस्ट और एलएनटी, दोनों पर फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है माधव विकास सर की तरफ से। और अब यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। कल जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए यही होगा कि आज के एकदम मजबूत, शांत और स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेशन जो कि दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ है, उसमें कितना योगदान खरीदारी का एफआईज का है। अगर एफआईज ने खरीदा है और जमकर खरीदा है तो बाजार कल भी और दौड़ लगाएंगे, और अगर सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ट्रेडर्स की वजह से हुई है या फिर कोई खास बड़ी खरीदारी ना दिखी हो तो थोड़ा सा फिर बढ़ने की स्पीड धीमी पड़ सकती है। ग्लोबल संकेत वैसे उम्मीद है कि अच्छे होंगे। 60-65 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, 150 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। तो लगातार तीसरे दिन अमेरिका में तेजी के आसार तो बन रहे हैं। आइए इन सब के बीच जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए कल के लिए, और याद रहे कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद आजकल जनरली ये होता है कि 2 से 3 दिन तेजी, 2 से 3 दिन मंदी, और उसके बाद बाजार अपनी चाल बदलने की कोशिश करते। तो पहले सपोर्ट लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 25,950, 26,050 ये कल निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 26,250, 26,325 की रेंज ऐसी होगी जो रुकावट के तौर पर मान के चलें। और आपको तो पता ही है 26,300 के ऊपर जैसे ही 325 के ऊपर जैसे ही निकलेगा निफ्टी, खुले नीले आकाश नए लाइफ हाई में बढ़ेगा, तब मज़ा ही अलग होगा। अब आइए बैंक निफ्टी 59,000, 59,125 ये कल के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, आसानी से नहीं टूटने वाला। और ऊपरी स्तरों पर छोटी सी रुकावट है 59,450, 550 की रेंज में, और एक बार 59,600 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो फिर थोड़ी और मजबूती बनाने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट लंबे समय बाद ऐसा दिख रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर दिग्गजों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। और अगर लार्ज कैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग ना आए और मजबूती बनी रहे तो ये शेयर और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है फर्स्ट हाफ मजबूत बनने के बाद सेकेंड हाफ में कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आए लाइफ हाई के आसपास, गलत भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा बदलता दिख रहा है। इसका ट्रिगर एक ही है, एफआईज की लौटती हुई खरीदारी, और अगर एफआईज के आंकड़े मजबूत रहेंगे तो बाजार और आगे बढ़ेंगे, ये बात तय है। बिल्कुल, तो ये है कल के लिए आपकी बाजार पर स्ट्रैटेजी कि आपको क्या करना है। और अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन सर, गुड इवनिंग। आप बताएं जरा कल के लिए ऑप्शन के जरिए कहाँ मौके बनते देख रहे हैं आप? जी मैम, गुड इवनिंग। कल हम लोग 26,200 की कॉल ऑप्शन जो 30 दिसंबर की एक्सपायरी है उसके ऊपर बेट करेंगे, और खरीदना है 100-110 की रेंज में। स्टॉप लॉस बनेगा 85 का, और टारगेट करीब 150-160 तक के हो सकते हैं। तो ये 26,200 की कॉल ऑप्शन है जिसकी एक्सपायरी अगले वीक की है, 30 दिसंबर की। इसके ऊपर हम बेट करेंगे कल के लिए। टारगेट और स्टॉप लॉस सर एक बार और बता दीजिएगा। ये टारगेट होगा 160 और स्टॉप लॉस होगा 85। खरीदना है 115-120 की रेंज में। ओके, तो 26,200 का कॉल ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 115 से 110 के रेंज में, और टारगेट 160 का, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 85 का। थैंक यू सो मच सर ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और एक बार फिर चलते हैं विकास सर के पास। विकास सर, इंट्राडे में अगर किसी को कुछ खरीदना हो तो कहाँ नजर बनाए रखे कल? बिल्कुल स्मिता, इंट्राडे के लिए 2 स्टॉक देने जा रहा हूँ। एक कैश का स्टॉक है, एक एफएनओ का स्टॉक है, बट दोनों सेम सेक्टर से है। तो जो कैश मार्केट का स्टॉक है, एक रेलवे स्टॉक है, रेलटेल कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की सलाह है। 341 रुपए 60 पैसे पे बंद हुआ है। कल के लिए मेरे इसमें टारगेट है 350 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 335 रुपए का। ये एक पीएसयू रेलवे स्टॉक है। ये रेलवे के लिए ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क का काम करती है। बहुत ही इनके पास जबरदस्त एक 61,000 किलोमीटर की
हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है जो ट्रैक्स के साथ चलती है, जो रेलवे ट्रैक्स के साथ, और भारत की 70% आबादी को कवर करती है। तो इस तरह की कंपनी है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 7-8 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर आजकल ये कवच के सेगमेंट में भी काम करती है, वहां से भी अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। और मुझे लगता है रेलवे स्टॉक्स जिस तरह से आज परफॉर्म करने लगे हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ तेजी और बननी चाहिए आने वाले दिनों में। और ऐसे भी इन द रन अप टू द बजट ये रेलवेज, डिफेंस, एग्रीकल्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब सेक्टर्स अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक कल अच्छा कर सकता है। तो 350 के कल के टारगेट, 335 का स्टॉप लॉस। और F&O स्पेस से रेलवे का ही स्टॉक है IRFC, जो रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करने का काम करती है। आप कोई भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंसिंग का काम IRFC करती है। वैल्यूएशंस अच्छे लगते हैं। 117 पे आज बंद हुआ है। मेरे इसमें कल के लिए टारगेट है 122 रुपए के, स्टॉप लॉस रखते हैं 113 रुपए का। तो IRFC में भी खरीदारी करने की सलाह है कल के लिए। बिल्कुल, तो IRFC और साथ ही रिटेल इंडिया, ये दो आप इंट्राडे में रख सकते हैं नजर, खरीदारी करने की सलाह ये विकास सेठी की तरफ से। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।